बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि हमारे द्वारा अभी सी सेट के लिए स्पेशल आपकी डिमांड पर हमने सी सेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सीरीज जारी की है। अब इस सीरीज में क्या है कि अब हम 2015 से और 2022 के बीच सी सेट के जितने भी पेपर थे, जितने क्या है मतलब 4-5 साल के जितने भी पेपर हैं, 7 पेपर जो हैं, इनको सॉल्व कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और इसमें मैं लूँगा एक तो रीजनिंग वाला पार्ट और एक मैथ वाला पार्ट। सर के द्वारा पहले भी कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट की वीडियो बनाई जा चुकी है और प्लेलिस्ट में प्रोवाइड है। अब इसके अलावा मैथ के कुछ वीडियो पहले से भी इसमें हैं, यूट्यूब पे आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में। तो अब दोस्तों क्या है कि अब सी सेट थोड़ा टफ होने लग गया, इन द सेंस जो 2020, 2021 और 2022 में जो पेपर आए हैं सी सेट के, इसकी वजह से स्टूडेंट बहुत फेल हुए हैं। रीज़न क्या होता है दोस्तों, सभी स्टूडेंट तो नहीं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, सी सेट को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं और इस वजह से उनको फेल होना पड़ता है। अब सी सेट में क्या है, रीज़न क्या है फेल होने का? एक तो ये होता है कि जो लोग मैथ बैकग्राउंड से होते हैं तो सोचते हैं कि मैथ रीजनिंग कर लेंगे, हम सी सेट निकाल लेंगे, 27 क्वेश्चन तो है। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अब क्या है, सी सेट का अपना एक लेवल है यार भाई। सी सेट की फुल फॉर्म में यही है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसकी फुल फॉर्म में ये मतलब एक मर्म चोरा हुआ है कि भाई सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है, कोई हल्की वाली तो चीज़ है नहीं है। और आपको जैसा कि आपको पता ही है कि 80 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 27 क्वेश्चन उनको काट पीट के सही करने होते हैं। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, इसमें कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, इसमें रीजनिंग वाला पार्ट और इसमें मैथ वाला पार्ट, ये 3 चीज़ आती हैं। कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें 23 से तो मैंने कम बता दिया, 25 से 30 सवाल होते हैं। बाकी जो 50 क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये मैथ और रीजनिंग के हैं, 50 क्वेश्चन। अब हमको क्या है कि इस तीनों चीज़ों को पढ़ना है। वैसे आप तैयारी पहले से ही कर रहे हो, ऐसी बात नहीं कि आपने पढ़े नहीं है, लेकिन अब हमको एक काम करना है दोस्तों, हमको कहीं भी इसकी टेस्ट ही नहीं देनी, सी सेट की बिल्कुल टेस्ट ही नहीं देनी है। आपको करना क्या है, सर ने भी बताया था, 13 से 2022 के जितने भी पेपर है सी सेट के, उनको सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस। और आंसर की जो ऑफिशियल आती है यूपीएससी की, उसमें आप इनको मिलाइए, फिर गलत क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। क्योंकि सर ने कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट बहुत अच्छी तरह से पहले ही बता चुके हैं सर, और प्लेलिस्ट में है, आप जाके देखिए पहले। इसके अलावा हमने मैथ्स के भी कई वीडियो बना चुके हैं पहले से। अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम कर रहे हैं 2015, 2022, इन 7 सालों के जितने पेपर हैं सी सेट के, 7 पेपर हैं, इनके मैथ और रीजनिंग वाले पार्ट को मैं कराऊंगा। और सर ने जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पहले करा चुके हैं वो आप देख भी सकते हो, और प्ले लिस्ट में जाके देखो एक बार कम से कम दोस्तों। तीनों पार्ट ही आपको तैयार करने पड़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, मैथ वाला, रीजनिंग वाला, जब जाके सी सेट क्लियर होगा दोस्तों। और डेली, अभी हमारे पास 50 दिन है, 50 दिन में भी हम सी सेट को क्लियर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अपने नहीं कर सकते। बस थोड़ा प्रैक्टिस जारी रखनी है, डेली के डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। सी सेट की बात नहीं कर रहा मैं, जीएस में भी करने हैं आपको। जीएस में तो आप कर भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं, सी सेट में थोड़ा हल्के में लेते हैं ना, क्योंकि जब तक सी सेट पास नहीं है तो आपका जीएस फर्स्ट का जो पेपर है ना, जीएस का, ये 0 है। क्योंकि सी सेट है, फेल हो तो कोई मतलब नहीं जीएस का, इसलिए थोड़ा ध्यान रखो दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करें, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 8 नंबर क्वेश्चन तक तो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था। अब बात 9th क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, मैथ का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को बड़ा क्वेश्चन है, मतलब लंबा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि टफ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आप आराम से देखिए, फिर उसके बाद इसका आंसर लगाइए। ऐसे नहीं है कि आप बिना देखे ये आंसर, मतलब डर के आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको हो रहा है तो तुरंत करो, तुरंत आगे निकलो, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है वहाँ उस टाइम। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है 9वें क्वेश्चन में कि 12 व्यक्ति अपना एक क्लब बना लेते हैं। ठीक है, महीने में एक बार पर्ची निकाल कर उसमें से एक व्यक्ति सभी के लिए रात्रि भोज मेजबानी करेगा। इसमें कह दिया गया कि भाई महीने में
पार्टी वही देगा या रात्रि भोज वही कराएगा। जो ये पर्ची डाल रहे हैं हमें, वो पर्ची जिसके नाम निकलेगी ना वही ये करेगा, ठीक है, पार्टी देगा, ठीक है। जैसे आप स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में रहे होंगे तो मतलब आपने भी किया होगा, ये काम सब लोग करते हैं कि सब दोस्त पर्ची बनाते हैं और पर्ची को किसी टोकरी में कहीं भी डाल लेते हैं, फिर बोलते हैं कि जिसके नाम निकली वही पार्टी देगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब कह रहा है कि एक वर्ष में किसी विशेष सदस्य को कितनी बार रात्रि भोज की मेजबानी करनी होगी, एक व्यक्ति को, ठीक है। अब दोस्तों पहली बात तो इसके ऑप्शन देखो आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों के ऑप्शन देखना जरूरी है दोस्तों, आंसर सीधा निकल जाता है ऐसे क्वेश्चनों में। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, कैसे क्वेश्चन को देखना है, कैसे आंसर निकालना है। तो ये दोस्तों प्रायिकता वाला क्वेश्चन है, मतलब जहाँ संभावनाएं कितनी बन रही हैं, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, संभावनाएं कितनी है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब एक बात देखो आप, पार्टी में कितने दोस्त हैं, यहाँ पे 12 दोस्त। अब भाई 12 पर्ची डाल रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं कि एक बंदे के पास, मान ले एक बंदा है कोई इसमें, एक बंदे के पास एक ही पर्ची आए, और ये भी जरूरी नहीं कि एक भी पर्ची ना आए, भाई आए ना आए ये भी, और या ऐसा भी हो सकता है कि 12 के 12 पर्ची आ जाए। भाई यही तो कह रहा है, महीने में और मतलब पूरे साल में किसी विशेष कितनी बार करना पड़ता है रात्रि भोज के लिए, कितनी बार पार्टी देनी पड़ती, कहने का मतलब। तो भाई जरूर तो ये भी नहीं है कि एक बंदे के पास एक बार ही पर्ची आए, जरूरी ये भी नहीं है कि 12 के पास पर्ची ना आए, जरूरी ये भी नहीं है कि एक के पास एक से ज़्यादा पर्ची भी आ सकती हैं, ये भी तो है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों का कुछ नहीं है। ऑप्शन देखे हमने, ऑप्शन में देखो क्या लगा दे रखा है, 1 0 3, पूर्वान्न नहीं लगा सकता। अब देखो दोस्तों 1 2 3 0 ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता कि भाई 12 बंदे हैं, अब प्रायिकता ये थोड़ी होगी भाई एक के एक बार ही आएगा, मैंने मतलब पूरे साल में एक के एक बार आ रहा है, एक के बिल्कुल नहीं आ रहा। भाई ये प्रायिकता है ना, इसमें हम अंदाज नहीं ला सकते। तो दोस्तों इसका आंसर निकलेगा डी। इसका हम पूर्वानुमान नहीं ला सकते, क्योंकि एक बंदे के पास एक बार भी आ सकती है पर्ची, एक बंदे के पास बार बार भी आ सकती है। तो ऐसा कह नहीं सकते कि हर बंदे के पास एक बार ही आएगी, या विशेष किसी व्यक्ति के पास एक बार आएगी, 2 बार आएगी, ऐसा कहा नहीं जा सकता। तो ये इसका आंसर हो गया डी। ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को सीधी सी बात है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप आंसर दीजिए, मतलब ऑप्शन देके आंसर दीजिए और आप आंसर निकल जाएगा। तो इसका यूपीएससी की ऑफिशियल का आंसर की के हिसाब से इसका आंसर भी डी है। हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा आपको देख के अजीब लग रहा होगा कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो दोस्तों इसका सीधा मेथड बताता हूँ आपको, छोड़ो। इसमें दे रखा है कि एक मोटर गाड़ी के मालिक ने क्या किया, पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर उसने क्या किया था कि मासिक पेट्रोल का उपभोग कम कर दिया। सीधी सी बात है, जैसे मान ले एक व्यक्ति है 3 किलो चीनी ला रहा है, और उसे इस टाइम मिल रही है 1 किलो चीनी मिल रही है दोस्तों, कितने में, 30 रुपया में। 3 किलो चीनी ला रहा है तो 3 किलो चीनी होगी दोस्तों 90 रुपये में। अब दोस्तों क्या है कि महंगाई बढ़ गई, चीनी होगी 45 की, और पैसे बंदे के पास 90 ही अभी भी। तो हम क्या कर सकते, वो बंदा क्या करेगा, भाई अब 2 किलो दे दीजिए, पहले 3 किलो आ रही थी चीनी, अब 2 किलो आ रही है। तो क्या हुआ कि दोस्तों प्राइस बढ़ गई ना, तो क्वांटिटी घट गई, समझ गए हो, मतलब मात्रा घट गई। तो इसका सीधा सा होता है क्वांटिटी प्रोपोर्शनल प्राइस की होता है, कि यदि क्वांटिटी बढ़ी है तो उसका प्राइस घटा है, यदि प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी घटी है। यही तो चीज़ बताइए मैंने आपको। तो बस ये समझ गए आप, तो बस आंसर का, इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत सीधा है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई तरह से हो सकता है, लेकिन आपको सीधा मेथड बताता हूँ उसमें। देखो दोस्तों, आप एक चीज़ देख रहे होगे 40-60, मतलब 40 रुपये किलो कोई लीटर हुआ रहा है तेल पेट्रोल, तो 60 लीटर डलवा रहा है वो गाड़ी में, ठीक है। यदि 50 लीटर आ रहा है तो 48 डलवा रहा है, 60 आ रहा है तो फिर 40 डलवा रहा है, 75 आ रहा है तो 32 डलवा रहा है। अब देखो दोस्तों, फिर कह रहा है यदि कीमत बढ़कर 80 रुपये प्रति लीटर हो जाती है तो बताइए कितने लीटर आएगा तेल, ये हमसे बोला है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको कॉमन देखी होगी, यदि हम 40 मल्टीपल, क्योंकि पैसा तो फिक्स है, पैसा कम नहीं है, पैसा फिक्स है, लेकिन अगर पैसा प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, ये तो आपको भी बताया मैंने। देखो इसका कितना होता है, 8 या 24, ये तो पैसा है, ठीक है, ये पैसा इस टोटल ही हो गया भाई, इतना बढ़ रहा है।
अब ऐसे भी करेंगे हम 50 इंटू 48 करेंगे दोस्तों, जब भी ये 2400 आएगा। 60 इंटू 40 करेंगे, जो अभी किया है वही 2400 आएगा। 75 इंटू 32 करेंगे, वो भी कितना आएगा, 2400 आएगा। अब दे क्या रखा है दोस्तों, दे क्या रखा है दोस्तों, 80 दे रखा है। यदि हम 80 को किससे गुणा करें, अब देखो ऑप्शन देख लो आप कि भाई वो कितना है, 2400 है। तो अब ऑप्शन देखेंगे 28, 26, 24। देखो अगर हम 28 से करेंगे तो भाई जीरो तो आएगी नहीं पीछे, क्योंकि आप भी करते हो डिजिट के, डिजिट जब आती है जीरो, जब उससे ये वाला इकाई का अंक भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आएगी नहीं। इसी प्रकार 26 भी नहीं आएगी, 24 भी नहीं आएगी। लेकिन हम जब 80 को दोस्तों 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2400। तो कहने का मतलब यह है, यदि 80 रुपया लीटर हो जाएगा तेल, तो उसको 30 लीटर दिला पाएगा वो गाड़ी में। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ए, 30 लीटर। इसका सीधा ही आंसर आ गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने आपको एक मेथड बता दिया। यदि क्वांटिटी क्या होता है, संबंध क्वांटिटी प्राइस का 1 प्रोपोर्शनल प्राइस का होता है। यदि क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं तो प्राइस घटेगी, यदि प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी घटेगी। तो वही चीज़ था यहाँ पे, वही हमने किया। 80 का मल्टीपल किया 30 से, तो इसका आ गया 2400। और सबका हम देख रहे हैं 50 इंटू करा तो भी वही आ रहा है, क्योंकि पैसा तो फिक्स है ना, पैसा तो फिक्स है भाई, रुपये तो फिक्स है उसके पास 2400। अब तो भाई जो 60 भरा पेट्रोल, चाहे तो 48 लीटर भरा, चाहे 40 लीटर भरा, चाहे 32 लीटर भरा, पैसा फिक्स है उसके पास। तो इसलिए हमने इसका आंसर निकाल लिया ए, और इसका आंसर दोस्तों यही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत चीज़ें समझ में आएगी। ऐसी बात नहीं है कि मैंने हवा में बता दिया, मैंने भी प्रैक्टिस किया उसके बाद ही बताया आपको। और ये सबसे सीधा तरीका है, इसका तरीके और भी हैं दोस्तों, पर आपको झंझट में नहीं पड़ना। जहाँ आपको समझ में आ रहा है मेथड तो पढ़ लीजिए और उसको आंसर निकाल लीजिए कैसे करें, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्वेश्चन है। मज़ेदार क्या कह सकता हूँ उसके बारे में, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। सीधा इन सेंस मतलब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा ये। देखो नीचे आकृतियाँ दी गई है, विचार करना है। और बोल रखा है कि वह सही उत्तर क्या है जो प्रश्न संख्या, मतलब प्रश्न चिन्ह रेखा है इसकी आएगी, मतलब कौन सी चित्र है जो इस पर आएगी, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखो कि ये जो गोला है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। भाई ये यहाँ पे था, यहाँ देखो ये यहाँ पे हो गया, ये वाला गोला यहाँ पे हो गया। फिर आप आगे देखेंगे तो फिर यहाँ हो गया, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ आ गया, फिर आगे देखेंगे तो ये तो हो गया फिक्स से कि ये जो गोला है ना ये तो यूँ आएगा, ये वाला तो ठीक है, एक बात तो हो गई फिक्स। अब आप देखेंगे यहाँ क्या, ये देख रहे हैं ये वाला गोला, तो ये क्या है, इधर आ रहा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, वो एंटी, देखो ये, देखो घड़ी की सुई ऐसे चलती है यूँ, ठीक है। अब देखो ये वो एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज, देख ये वाला यहाँ आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब यहाँ आ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगा। तो ये तो चीज़ फिक्स होगी कि ये यहाँ आएगा, ऐसा चिन्ह, ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गया। अब देखो इसको हमने देखा, ये तो यहाँ आ गया। अब इसको देखो, इस वाले को, ये ऐसे चल रहा है। अब लास्ट वाले को देखो, सॉरी, अब लास्ट वाले को देखो आप, बिंदु वाले को, बिंदु यहाँ आ रहा है, देख लो, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, देख लो, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब ये तो फिक्स हो गया कि जो बिंदु है ना ये नीचे आएगा। आप क्वेश्चन में वहाँ दे रखा है उसी हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कोई अलग से नहीं बता रहा। अब बचा क्या, त्रिभुज। अब त्रिभुज को देखो आप, त्रिभुज यहाँ था, फिर यहाँ आ गया यूँ, यहाँ से फिर यूँ आ गया त्रिभुज, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। तो त्रिभुज, एक बात तो है, त्रिभुज यहाँ आएगा ऊपर, अगली बारी में त्रिभुज आएगा तो यहाँ। अब देखो दोस्तों इनमें त्रिभुज इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन गोला इसमें वाला इसमें ही है केवल, और गोला इसमें भी है। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन इनमें कंफ्यूजन है क्योंकि ये वाला बिंदु यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। लेकिन हमको त्रिभुज का पता है, त्रिभुज का पता है दोस्तों, त्रिभुज है ना यहाँ है, तो इसका गोला आंसर आएगा ए। यहाँ प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों तभी समझ में आएगा। ये मैंने प्रैक्टिस की है उसके बाद बताया इतना, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। बार बार क्या हो रहा है, सॉरी दोस्तों।
तो इस प्रकार इसका आंसर ये निकल जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया ना, फिर से बताता हूँ, थोड़ा समझ में थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत सीधा है लेकिन समझ में थोड़ा टाइम लगता है इसमें। देखो सबसे पहले आकृति देखो हम, और आकृति में एक चीज़ देखो, जैसे इसको हमने ये पकड़ ली, ये वाली पोर्शन, तो सब में यही देखो ये कहाँ कहाँ आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, इसका पैटर्न क्या है। तो देखो इसमें ये पैटर्न यहाँ है नीचे, तो इसके बाद ये हो रहा है ऊपर, देख लो यहाँ ये हो रहा है ऊपर, उसके बाद यूँ हो रहा है, फिर ये हो, मतलब ये यूँ चल रहा है यूँ, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको फिक्स होगी, ये तो यूँ चल रहा है। तो इस पर ही देखो आप, ये यहाँ पहुँच गया, ये वाला फिर यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। तो एक चीज़ तो फिक्स होगी दोस्तों, ये वाला बिंदु है ना, जैसे हम चित्र बनाएंगे तो ये वाला बिंदु यहाँ आएगा, जिसमें टिप ये खाली होगा बिल्कुल, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन अगला वो देखते हैं पोजीशन, ये बिंदु है ना, ये मतलब आयत टाइप का, ये देखो आप इसको, तो ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये तो हो गया कि जो आयत था ना ये यहाँ आएगा, इसके बाद यूँ ही आ रहा है, ये भी होगी फिक्स बात, दो तो आ गई। अब देखते हैं बिंदु वाला, देखो दोस्तों ये बिंदु नीचे आ रहा है, आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, देख लो। अब क्या होगा कि भाई ये बिंदु है ना, ये नीचे आएगा, क्योंकि इसके बाद यूँ ही आएगा, ये यूँ ही आएगा, तो यहाँ आ गया। ये तो होगी बिंदु वाली बात। अब बचा क्या दोस्तों, तीनों तो ही गए, ये आयत, ये जीरो वाला और ये है। अब बात करते हैं हम दोस्तों, बात करते हैं हम त्रिभुज की। देखो त्रिभुज एक यहाँ था, यहाँ से ये, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ से ये यहाँ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ हो गया। पर एक बात आ गई कि भाई यहाँ त्रिभुज ऐसा था, तो त्रिभुज एक तो यहाँ आएगा, त्रिभुज यहाँ आ गया। तो इसका आंसर देखो, आप इस ऑप्शन में देख लो क्वेश्चन में, यहाँ है पर लेकिन ये वाला नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ ये वाला नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ देख लो आप, ये है लेकिन ये वाला यहाँ नहीं है, ये नहीं हो सकता। आंसर इसका ये निकल गया। दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीज़ें आपको आराम से आ जाएंगी, ऐसी बात नहीं आएंगी, क्वेश्चन में आ जाएंगे आराम से। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर हो गया ए। अब बात करते हैं दोस्तों 12 नंबर के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, लेकिन आप सीधा मतलब आप करेंगे ना तो सभी सीधे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें ये श्रेणी दे रखा है, तो पूछा है कि जो ये दे रखा है जनाब, ये इसमें लुप्त क्या हुआ, ठीक है। अब देखो ये 3 6 हो रहा है, 8 56 हो रहा है, 10 90 हो रहा है, 2 2 हो रहा है, और ये दे रखा है 20 हो रहा है, 1 0 हो रहा है। इसमें क्या मेथड है ऐसा, तो देखो इसमें एक पैटर्न है दोस्तों, 3 का स्क्वायर -3 किया हमने, तो भाई 9 होता है, 9 -3 करेंगे तो 6 होता है, तो 6 आ गया। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर -8 किया, 64 64 में से 8 किया माइनस, तो होगा 56। इसी प्रकार 10 का स्क्वायर -10 किया तो हो गया भाई 100, 100 में 10 माइनस किया तो 90 हो गया। अगला देखते हैं दोस्तों, 2 का स्क्वायर किया, 2 माइनस किया, 4 - 2 2, तो भाई 2 आ गया। अब इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। इसको देखिए आप, लास्ट वाले को 1 का स्क्वायर किया, 1 माइनस किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस किया तो 0, तो ये 0 आ गया। अब दोस्तों इसमें ऐसा कुछ देखो कि 20 आ जाए। देखो 4 तो नहीं सकता, क्योंकि 4 का स्क्वायर 4 किया तो 16 आया, 16 में 4 किया तो 12 आया, तो 12 तो हो ही नहीं सकता। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, 5 लेंगे, तो 5 का स्क्वायर -5 किया, 25 - 5 कितना आ गया 20। अब देखो दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, देख लो। मैंने कुछ नहीं किया, वो आपको मेथड बताया। अब एक बात फिर से बताता हूँ, इस प्रकार इसका आंसर आएगा 5। देखो इसमें ये चीज़ आ रही है कि भाई 3 का स्क्वायर किया, 3 माइनस किया तो 9 में से 3 गया तो 6 आ गया। 8 का स्क्वायर किया, 8 माइनस किया, 64 64 में से 8 किया तो 56 आ गया। 10 का स्क्वायर किया, 10 माइनस किया, 90 90 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 किया, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। अब यहाँ पे खाली जगह है, मतलब ये तो पूछा ही है। अब देखो यहाँ देख लो, फिर आगे जाके 1 का स्क्वायर 1 किया, फिर क्या किया, 1 का स्क्वायर 1 -1 किया तो 0 आ गया। अब कुछ ऐसी संख्या देखो जो यहाँ 20 आ जाए, तो हम देखते हैं कि 4 का करते हैं तो भाई 12 आता है, तो 20 तो नहीं आएगा। अगर हम 5 रख देते हैं ऊपर वाले इसमें पोर्शन में, तो 5 का स्क्वायर किया, 5 माइनस किया, 25 में से 5 गया तो 20, तो 20 यहाँ आ रहा है। तो इस प्रकार इसका दोस्तों आंसर निकल के आया 5, ये आंसर निकल के आया। इसमें यही लॉजिक था बस, और कोई नई बात नहीं थी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया ये वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
ये अब फिर से वही आ गया सीरीज वाला क्वेश्चन। सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत सीधे होते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आराम से हो जाते हैं। सीरीज वाले क्वेश्चन में हम सीधा पहले देखते हैं अंतर कितना है या फिर डिफरेंस कितना है, मतलब कितना जुड़ रहा है, घट रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है, वर्गमूल हो रहा है, घनमूल हो रहा है, कुछ भी लॉजिक लगे वो लगना है। पहले हम माइनस भाग देखते हैं, माइनस प्लस माइनस देखते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों भाई इनमें अंतर देखते हैं। तो 43 और 31 में अंतर कितने का है दोस्तों? 12 का। 21 और 31 में 10 का। अब देखो 10 का है, 12 का है। अब यहाँ क्या लाए, तो मान ले हमने रखा 13। 13 और 21 में अंतर कितने का है? 8 का। और 7 और 13 में अंतर कितने का है? 6 का। तो पैटर्न क्या बन गया? 6, 8, 10, 12, ये अंतर है। ये देखना है आपको। मैं फिर से बताता हूँ, अंतर देखा 12 का, अंतर देखा 10 का। तो हम मतलब वो लगा रहे हैं, ऑप्शन रखा है हमने 13। 13 यहाँ रखा जैसे ही, 13 और 21 में अंतर 8 का, और 7 और 13 में अंतर है 6 का। तो पैटर्न बन गया 6, 8, 10, 12। इस प्रकार इसका आंसर आ गया दोस्तों 13। 13 हमने जैसे रखा, 13, 7 और 13 में अंतर 6 का, 13 और 21 में अंतर 8, 21 और 31 में 10 का, 10, 31 और 43 में फिर 12 का। इस प्रकार इसका आंसर आ गया दोस्तों सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन सीधे ही हैं, लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे जब भी समझ में आएगी ये चीज़ें। आपको ऐसे नहीं बता रहा, मैंने पहले प्रैक्टिस करके आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 14 नंबर क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में विशिष्ट आकारों वाले 4 गत्ते टुकड़े दिखाए गए हैं। ठीक है, ये दे दिया। अब पूछा है कि इनसे कौन सी आकृति बन रही है इनमें से। पहला देखा हमने, भाई ये बन रही है यूं। भाई ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों टुकड़े अलग अलग है, और इसमें तो इसी में सेट कर दिया, तो ये नहीं हो सकती। अगला देखा हमने, भाई आयत, ये वाले जो दोनों हैं इनमें से इनको काट लिया, पर ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, अगला देखते हैं, भाई इसमें वही फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, ये अलग से, तो ये भी नहीं हो सकती। अगला देखते हैं दोस्तों हम, तो अगला देखो हम, अगला जैसे हमने देखा दोस्तों, तो ये अगला क्या है। ठीक है, अगला देखेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो तो भाई अगला देखो, ये 14 नंबर डी वाला देखो भाई, ये आकृति। ठीक है, तो ये वाला टुकड़ा हो गया एक तो ये टुकड़ा हो गया। ठीक है, इधर देखा हमने तो ये टुकड़ा हो गया भाई, ये वाला हो गया। तो ये देखा, जैसे ये दोनों टुकड़े, देखो इसको बताता हूँ, इसमें डी आंसर है। कैसे देखो, ये थे, इसको ये मिलाया, इसको यूँ सेट किया और इसको यूँ किया, तो इस प्रकार ये सब चीज़ें मिल गई। तो इस गत्ते से जो चीज़ें बनी थी वो डी बनी थी। आंसर आ गया, इसमें बड़ी बात क्या है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 15। ये क्वेश्चन बहुत सीधा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। सीधा तो है लेकिन इसमें लॉजिक है। कैसे देखो, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। प्रत्येक प्रश्न 50% अंक प्राप्त किए। प्रत्येक प्रश्न पे 50% अंक प्राप्त किए उसने। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए, मतलब 50% अंक मिल रहे हैं उसको, उन्होंने 8 क्वेश्चन जब सॉल्व किए जब। ठीक है, यदि उसने को उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा में सभी अंक बराबर थे, तो परीक्षा में क्वेश्चन कितने थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे। देखो इसमें सबसे पहले बात तो ये कर देते हैं हम, एक क्वेश्चन और मान ले 10 नंबर का था, मान रहे हैं हम। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन थे, 8 इंटू हमने 10 किया, भाई कितना हो गया 80। ठीक है, फिर कह रहा है 50% अंक प्राप्त कर रहा है। 80 का हम 50 निकालेंगे परसेंटेज में, तो ये आएगा 40। ये मार्क्स है, मार्क्स प्राप्त किए हैं हमने। अगर 40 मार्क्स में 40, फिर आगे देख लो, कुल 40% निकाल रहा है, तो 100 क्वेश्चन 100% निकाल, यही तो क्वेश्चन हो रहा है।
अगर 100% 100 क्वेश्चन निकाल रहा है तो 100 क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले एक क्वेश्चन कितने के मार्क्स मारे, 10 नंबर का, फिर 10 का भाग दिया, कितने आ गए, 10। तो क्वेश्चन जो थे ना वो 10 क्वेश्चन थे टोटल, तो इसका आंसर आ गया बी। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो फिर से बताता हूँ भाई। उसमें दे रखा है कि 8 क्वेश्चन है, हल करें और 50% अंक प्राप्त किए। यदि वो 40 उस परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है तो उसमें परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो कितने थे, यही क्वेश्चन पूछा ना। एक क्वेश्चन हमने 10 नंबर का माना है, तो 8 क्वेश्चन सोल्व किए तो 80 नंबर के हो गए। फिर कह रहा है 50% अंक प्राप्त किए तो 40 नंबर उसने प्राप्त कर लिए। यदि 40 मार्क्स 40% के बराबर है तो 100 मार्क्स 100% के बराबर होना चाहिए, यही तो बात है। यदि 100% 100 मतलब नंबर 100% के बराबर है तो भाई एक क्वेश्चन हम 10 नंबर का माना था, 10 का इसमें भाग दे दिया तो क्वेश्चन कितने आ गए, 10। इस प्रकार इसका आंसर आ गया 10 नंबर। और यूपीएससी की ऑफिशियल का आंसर किसी भी इसका आंसर यही है। मैं ऐसे वो नहीं कर रहा भाई कि कुछ कहीं और आंसर अलग हो, मैं यूपीएससी का आंसर की से मिला के आपको बता रहा हूँ चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 9 गुनी है। पिता है, इसमें आगे माता दे रखे तो माता भी लिख लीजिए, और इधर देख लो पुत्र दे दिए, तीनों चीज़ दे रखी है पहले उसमें। पिता की उम्र है वो बेटा से कितने 9 गुनी है, तो 9s, एस मतलब सन, 9 गुनी है। और माता की उम्र उसके पुत्र से 8 गुनी है, तो 8s हो गया। पिता की और माता की एम प्लस फादर, इनकी उम्र है 51। अब देख लो 9s पुत्र प्लस, सॉरी, माता का 8s प्लस पुत्र के पिता कितना 9s बराबर 51, 17s बराबर 51, तो s बराबर 51/17 कितना हो गया, s बराबर 3 वर्ष, तो 3 हो गया। तो पुत्र कितने का है, तो 3 वर्ष का है भाई। अभी समझ नहीं आया तो आपको फिर से बताता हूँ। हमको निकालनी है सन की आयु कितनी है। पिता की आयु जो दे रखी है वो पुत्र के 9 गुनी है, तो पुत्र 9s हो गया। माता से उसकी 8 गुनी है तो 8s हो गया। फिर है कि पिता और माता दोनों की उम्र 51 में, ठीक है, तो माता और पिता याद रखा है 8s 9s बराबर 51, 17s बराबर 51, s बराबर 51/17। तो पुत्र था ना वो 3 वर्ष का था दोस्तों। कितने का था, जो पुत्र था वो 3 वर्ष का था दोस्तों। तो इसका आंसर निकल के आ गया सीधे से कि भाई वो 3 वर्ष का था, तो इसका आंसर निकल के आ गया 3। तो 16 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आ गया 3 वर्ष। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक समूह में ABCD 4 व्यक्ति हैं, 2 विवाहित हैं। एक समूह की बात कर रहे हैं, 2 विवाहित है, ठीक है। और देखो जोड़े में रूप में दे गए हैं, 2 स्त्रियां अपने अपने पतियों की लंबाई में छोटी हैं। तो भाई एक चीज तो फिक्स हो गई, जो हस्बैंड है ना, जो वाइफ है वो छोटी है हस्बैंड से, ठीक है। एक चीज तो ये होगी फिक्स, ए की लंबाई चारों में सबसे अधिक है। एक चीज ये और हो गई कि ए जो है ना वो सबसे बड़ा है यहाँ पे, टॉलेस्ट। और अगर वो बड़ा है तो भाई वो ए मेल ही है, क्योंकि यहाँ पहले दे रखा है वाइफ की तो उनकी हाइट ही कम है, तो ये मेल ही होगा। एक चीज ये भी हो गई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सी की लंबाई 20 से अधिक है। सी की लंबाई 20 से अधिक है, सी की लंबाई 20 से अधिक है, ठीक है, ये आ गया। डी बी का भाई है, जो डी है ना इस बी का भाई है, डी का भाई है, तो ये हो गया लड़का। अगर ये भाई है इसका तो सी का क्या हो सकता है, सी का ये पति है, ठीक है। सी का ये पति है, सी डी पति है, तो एक बड़ा था तो ये पति है किसका, बी का, तो बी क्या है, लेडीज है। फिर डी पति है किसका, सी का। ये तो आपको ये
जो इसमें सिचुएशन दी है ना उसके हिसाब से मैंने ये बना के आपको बता दी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, सभी चारों व्यक्तियों में पारिवारिक संबंध है। भाई पूछा सही नहीं है, ये बात तो है, तो ये तो सही नहीं हो, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इन चारों में बी की लंबाई सबसे कम है। भाई ऐसे कैसे कह सकते हैं बी की लंबाई सबसे कम है, ऐसे तो कहा ही नहीं इसमें। सी की लंबाई डी की लंबाई से अधिक है। भाई हाँ ये चीज़ भी सही है, सॉरी, इन चारों में बी की लंबाई सबसे कम, हाँ बिल्कुल सही है। सी की लंबाई डी से अधिक है। अब भाई सी की लंबाई डी से अधिक कैसे हो जाएगी, क्योंकि सी तो पत्नी है ना डी की, और यहाँ पहले ही दे रखा था, क्या दे रखा था कि भाई जो स्त्रियाँ हैं ना वो छोटी हैं, मतलब हस्बैंड से वाइफ छोटी हैं, तो भाई डी तो हस्बैंड हुआ ना, तो ये तो छोटा कैसे हो सकता है। तो भाई इसका एक गलत ही पूछा है ना, तो इसका आंसर ही आएगा सी, कि भाई सी बड़ा है, डी बड़ा है, सॉरी डी बड़ा है भाई, सी छोटा है, इसलिए इसका आंसर है सी। दोस्तों ये मैंने थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसे ऐसे में जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसके हिसाब से हमने आंसर निकाला है, हमने कोई अलग से थोड़ी किया है कुछ। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों सी। तो इसमें पूछा है सही नहीं है, यही पूछा है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है भाई। एक आदमी के परिवार में एक पत्नी, दो पुत्र, दो पुत्री हैं। तो भाई देखो वो बना लो, आदमी को हम त्रिभुज से करते हैं डिनोट, और महिला को हम करते हैं इससे। इन दोनों को करा दो शादी, इनके करा दो बच्चे, दो बेटे और दो बेटियां। ठीक है, अब देखो, पुत्रियों को एक भोज में आमंत्रित किया और परिवार के सदस्य, पुरुष सदस्य थे, वो पिकनिक पर बाहर गए। पुरुष सदस्य थे भाई, ये दोनों पिकनिक मनाने गए बाहर, पुरुष सदस्य, ठीक है। भोजन पर आमंत्रित किया इन लड़कियों को, तो ज़रूर थोड़ी भोजन पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आमंत्रित करना का मतलब थोड़ी था, तो भोजन पर आमंत्रित किया, ऐसे आपको डोनेट कर लेना है, ठीक है, आमंत्रण दे दिया। उस आदमी का पिता अपने काम से बाहर नहीं लौटा, मतलब बाहर से नहीं लौटा, सॉरी बाहर से नहीं लौटा, ये चीज़ आपको दे रखी है। अब सिचुएशन क्या बन रही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। केवल उस आदमी की पत्नी ही घर पर रही। भाई ये जरूर थोड़ी है, भाई मैंने क्या बोला था कि भाई भोजन पे आमंत्रित किया है तो बस का मतलब है उनकी बेटी बाहर थोड़ी, जरूर थोड़ी बाहर ही गई हो, क्या पता हो वहीं रही गई हो। आमंत्रित करने का जरूरी मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई बाहर जाएं। यह संभावना है कि उस आदमी की पत्नी जो थी घर पर ही रह गई। हाँ ये बात ज़रूर सही है, उस आदमी की पत्नी तो घर पर रही होगी, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगला दे रखा है घर पर कोई नहीं रहा होगा, ऐसा भी नहीं है। घर पर एक से अधिक व्यक्ति रहे हुए, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आदमी का मतलब पिता तो आया नहीं है, बच्चे बाहर पिकनिक गए हैं, तो एक से अधिक व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर निकल के आया, इसका आंसर है बी। यह संभावना है कि इस व्यक्ति की जो आदमी की पत्नी है वो घर पर ही हो। ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो आप 19 नंबर का। ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई अलग से वो नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसे लॉजिकल है कि आप इसका आंसर भी सीधा निकाल सकते हैं, बस थोड़ा समझने की बात है इसमें। कि जब नरेश ने क्या किया, ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन देखो आप आराम से। पहले जब से नरेश ने ध्यान मेडिटेशन प्रारंभ किया है वह अच्छा बॉक्सर बन गया है। ठीक है, गीता ने बात कही है, राधा कह रही है असंभव है, किसी भी बॉक्सर को सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है इसकी आत्मता। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई वो अगर वो मेडिटेशन कर रहा है ना, तो मेडिटेशन से क्या हो रहा है कि उसकी आत्मता घट रही है। आत्मता मतलब बॉक्सर के लिए आत्मता जरूरी है, एग्रेसिव होना। तो राधा का कथन उसके इस विश्वास का प्रतिबंध करता है। किस विश्वास का, ये क्वेश्चन में पूछा है कि ध्यान की प्रवृत्ति किसी व्यक्ति को कम आकर बनाने की होती है। तो भाई वो राधा कह रही है, इस हिसाब से तो बिल्कुल बात सही है। तो ए में आंसर तो यही आ गया, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन, यही आंसर है इसका।
क्योंकि उसने कहा है कि भाई अगर मेडिटेशन प्रारंभ कर दिया तो अच्छा बॉक्सर बन सकता है। लेकिन राधा कह रही है नहीं, ये बॉक्सर के लिए क्या चाहिए भाई, आक्रामकता, एग्रेसिव होना चाहिए, और मेडिटेशन से एग्रेसिव खत्म होता है। तो भाई ये बात तो सही है। ध्यान करने वाले व्यक्ति पर ध्यान का नगण्य प्रभाव पड़ता है और कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नरेश पहले खराब बॉक्सर था क्योंकि वह पर्याप्त आक्रामक नहीं था। भाई ये कहाँ हो सकता है कि आक्रामक नहीं था तो खराब ही बॉक्सर था, ये तो कहीं दे ही नहीं रखा इसमें, इसमें तो निकाल ही नहीं सकते हम। अगला क्या दे रखा है दोस्तों, अगला ये दे रखा है कि नरेश ने बॉक्सर होने के कारण ध्यान आरंभ नहीं किया, ये भी वो नहीं है कुछ भी इसका। तो इसका आंसर निकल के आया दोस्तों ए, कि ध्यान की प्रवृत्ति किसी व्यक्ति को कम आक्रामक बना देती है। ये बात बिल्कुल सही होगी, उसके जो राधा ने कही है वो बात, ये बात तो ये दोस्तों, तो इसका आंसर निकल के आया दोस्तों ए, 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये लॉजिक क्वेश्चन है, आपको भी एक बार सॉल्व करना है, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहे दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इस क्वेश्चन को फिर से पूछ सकते हैं कि सर हमारे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि लगता है मुझे थोड़ा सा मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सभी अच्छे खिलाड़ी जो होते हैं जीतना चाहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें दे रखा है कि सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, और जो खिलाड़ी हैं वो जीतना चाहते हैं वे संतुलित भोजन करते हैं। ये बात कही है कि जो जीतना चाहते हैं वो संतुलित भोजन करते हैं। एतब वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करते हैं, संतुलित भोजन नहीं करते हैं, वो खराब खिलाड़ी हैं। इसमें सीधी सी बात है, इसमें दो चीज़ें रखी कि सबसे अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं वो जीतना चाहते हैं, पहली बात तो एक रखी है इसमें। और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वो संतुलित भोजन करते हैं, सभी संतुलित भोजन करते हैं। भाई इसमें 3 चीज़ें रखी हैं, अच्छा खिलाड़ी है जीतना चाहता है, सभी और जो जीतना चाहता है वो सभी अच्छे भोजन करते हैं। तो वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते या खराब खिलाड़ी हैं, ये बात भी कही है। अब देखो दोस्तों, अब दोस्तों करना क्या है, अगला देखो, इसमें देखो ऑप्शन देखो, पूछा है कि निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है। कोई खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता, इस हिसाब से तो ये कह रखा है इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है, ये भी बात है। अगला क्या दे रखा है कि प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करना चाहते हैं वह अच्छा खिलाड़ी है, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि असंतुलित भोजन भी करते हैं वो भी तो खिलाड़ी अच्छे हो सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा। सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं वो अच्छा भोजन खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं वो अच्छा खिलाड़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संतुलित भोजन करने वाले ही अच्छे खिलाड़ी यहाँ दे रखा है पहले से। दोस्तों इसका आंसर निकल के आया बी, कि कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता अच्छा खिलाड़ी नहीं है, ये इसका आंसर निकल के आया। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम आगे और क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वाला पार्ट आ जाएगा, इनको हम छोड़ देंगे। इसके बाद देखते हैं फिर क्वेश्चन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 30 नंबर, सॉरी 29 नंबर से स्टार्ट होंगे, वो हम आगे की वीडियो में बताएंगे आपको। तो दोस्तों अभी तक हमने इतना कराया जितना आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, और ये क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आए हो, या मेरी शायद आवाज़ मतलब बोल सकते हैं कि जल्दी स्पीड में पढ़ा है, कहीं आपके समझ में नहीं आई बोली, तो सॉरी दोस्तों। अगली वीडियो में और हम अच्छा प्रयास करेंगे समझाने का, इस वीडियो में हमने जितना हो सका है वो आपको बताया है, और हम ऐसे ही अपनी ये सीरीज़ को जारी रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बना रहने के लिए।